Is are you able to see the screen? Is everyone able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so our first next practical is what, that is the assay of the ibuprofen. Fine. So first you have to understand that you have to understand why we are performing the assay of the ibuprofen. Fine. So the significance of performing the assay of ibuprofen is same as we have already performed the assays of other drugs. For example, yesterday we had done the assay of one compound. Earlier we had already done the assay of parasulfate. So just to check the purity of the compound, to ensure the quality of the compound, whatever the percentage purity is being written outside the box of the compound, or it is being written on the container of the compound, is that impurity, whatever is being written on the container, is it correct or not? Fine. Or if any unknown sample is given to you, and if you have to find out the purity of the compound, then how much pure that compound is, you have to perform the assay of the compound. So the same reason for performing the assay of ibuprofen is just to check the highest quality and the परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ द कंपाउंड. फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, आप आइबुप्रोफेन का कोई टैबलेट लेते हो. फॉर एग्जांपल कॉम्बिफ्लेम, जो आप सबको पता है, एक एनाल्जेसिक है, एक एंटी इंफ्लेमेटरी है, इवन एंटीपायरेटिक भी है. एक ऐसा ड्रग है, वो अगर आप मार्केट में जाते हो, उसमें लिखा है आपके कॉम्बिफ्लेम का जो आपका बाहर का जो स्ट्रिप होता है, उस पर ये लिखा है कि कॉम्बिफ्लेम में आइबुप्रोफेन जो है वो 200 mg, ठीक है. 500 mg में 200 mg कॉम्बिफ्लेम में आइबुप्रोफेन है, और मान लो 300 mg पैरासिटामोल है. तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये 200 mg प्रेजेंट है या नहीं है. और किस वे में फाइंड आउट करोगे आप? दैट यू हैव टू फाइंड इट इन द फॉर्म ऑफ द परसेंटेज, ठीक है. सो उसको चेक करने के लिए जो आप परफॉर्म करते हो उसको आप ऐसे बोलते हो. फाइन. बाकी सब कुछ सेम है जो हमने कल लास्ट प्रैक्टिकल में डिस्कस किया था. आपको पहले ये समझना है कि आपको ऐसे ऑफ आइबुप्रोफेन में करना क्या है, और ऐसे ऑफ आइबुप्रोफेन है क्या, इसका प्रिंसिपल क्या है. बेसिकली जो ऐसे ऑफ आइबुप्रोफेन है वो आपका एक एसिड बेस रिएक्शन है. फाइन. आइबुप्रोफेन के अंदर एक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, COH ग्रुप होता है, जिसको आप रिएक्ट करते हो विद द बेस. सो दिस इज बेसिकली अ एसिड बेस टाइट्रेशन रिएक्शन. Fine. In which acid is being reacted with the base, that is the NaOH. तो सीधी सी बात ये है कि in case of the assay of the ibuprofen, आपको क्या करना है, आपको जिसका assay परफॉर्म करना है वो किसके साथ करना है, NaOH के साथ ऐसे परफॉर्म करना है. अब हमें जो NaOH के साथ इसका ऐसे परफॉर्म करना होता है, हमें इसके लिए 0.1 मोलार NaOH चाहिए. कितना चाहिए? 0.1 मोलार NaOH. तो पहले हम 0.1 मोलार NaOH को बनाएंगे, उसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे. स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद हम उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं, और फिर हम उसी NaOH के साथ उसका क्या करते हैं, ऐसे मेथड करते हैं. मतलब सेम इसमें भी हमें दो बार टाइट्रेशन करनी है. फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर 0.1 मोलर NaOH, then you have to do the standardization. Why you have to do the standardization? You have to do the standardization whatever the NaOH that you have prepared, is it prepared or not. Means if you, according to the formula, if you have prepared 0.1 molar NaOH, okay, then you have to check it. Is this the NaOH that you have prepared, is it 0.1 molar or not, that you named it as a standardization. Because जब हम ये चेकिंग करते हैं तो हम इस वैल्यू को आगे कैलकुलेशन में यूज करते हैं, जिससे हमारी जो रिजल्ट आता है वो एक्यूरेट आता है. फाइन. फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि हमने 0.1 मोलर NaOH बनाया था, जब हमने इसका स्टैंडर्डाइजेशन किया, इसका वैल्यू 0.09 मोलर बनाया, तो इन कैलकुलेशन यू हैव टू यूज दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू आल्सो फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज प्योरिटी. अगर आप 0.09 की जगह हर बार 0.1 यूज करेंगे तो आपका जो एरर है वो ज्यादा आएगा. एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं. इज इट क्लियर? यस. क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. ओके. सो ऐसे आप ऐसे पेज नंबर ओपन कीजिए. यस
a minute. Fine. That is the page number is 74. Open the page number 74. Wait a minute. I'm just going to share the page number 74. Wait. आप लोगों ने कल का प्रैक्टिकल कंप्लीट किया क्या? Yes, ma'am. You have to complete it on the same day because अभी आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा. And on the day of the practical, you have to bring your journals and you have to submit it for the checking. Okay. Okay. So this is the main principle behind that you are able to see. The main principle behind the assay of the ibuprofen. What is happening in this chemical reaction that you are able to see? This is what ibuprofen. This is the structure of the ibuprofen. And in the class also I told you this is an anti-inflammatory and an analgesic drug. This is a drug which is used to reduce the inflammation and it is used as a painkiller. Fine. Okay. So what happens in the reaction when you will do the assay of the ibuprofen? You have to react the ibuprofen with the sodium hydroxide. Means the content of the ibuprofen you have to take it into the conical flask and NaOH you are going to take it into the urate. Fine. When this is the acid. How it is acid? There is a presence of this acidic group COH. Fine. This acid is going to react with the base. Fine. When there is a formation, when there is a reaction of the acid and the base, then the neutralization will take place and the formation of the salt. So that you can see it very easily in this structure that this is what acidic group, that is COOH. Fine. It is going to react with the NaOH. When it is going to react with the NaOH, there is a removal of the water molecule. Fine. This OH and this hydrogen is going to be removed and this Na is going to be combined with this O. Only there is an exchange of the ions. Fine. This hydrogen will remove, it will react with this OH and it will form a water and this Na is going to react with here and it will form the sodium salt of the ibuprofen. When the sodium salt of the ibuprofen is going to be formed in the titration, this will be considered as the end point of the reaction. And how it is going to we find out that the end point of the reaction has been come or not, that you have to be done with by adding the indicator. Right? और एसिड बेस्ड रिएक्शन में जो हम इंडिकेटर यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? फिनोक्सिलिन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में indicator that you have to use, that is the phenolphthalein. So basic thing is what in the conical class you have to take the ibuprofen because you are performing the assay of ibuprofen. You have to titrate it with NaOH. It will form the sodium salt of the ibuprofen, which is considered as the end point of the reaction. That is going to be found out by adding the phenolphthalein. When there is a change of the color of the compound, it will show that there is an, or you can see the pink color will come. Fine, and it will show you the end point of the reaction, and you can say that the neutralization has been done. So you have to stop the reading. ठीक है, you have to stop the titration और ऐसे ही आपको 3 बार उसका titration का reading लेना होगा. Is it clear? Yes, ma'am. Fine. Okay. The other thing is what the questions related to this is what this practical is category of ibuprofen that you have to know, that is the anti-inflammatory and analgesic. Other thing, structure of ibuprofen we have already done and I told you in the class. In the ibuprofen, name itself will signify the structure. Ibu means isobutyl. This is the isobutyl structure. Pro means that is the phenyl ring, and fen in जो होता है that is for the enoic acid. Fine. So this is the ibuprofen will contain isobutyl group. It contains the acidic group as well as it contains the phenyl group. Fine. So structure can be asked in the exam. It can be asked in your sessional and also it can be asked in your synopsis. Fine. So that also you have to do the structure
structure of this compound. Category you should know. It is anti-inflammatory, analgesic, and what is the category? The same you have to write the use also. The use will also be same. Now next is what you have to understand the principle of this ibuprofen. If the principle is going to be asked, so this chemical reaction you have to write, and also you have to write that this is a weak acid base neutralization reaction in which ibuprofen is going to be reacted with the NaOH and it will give rise to the sodium salt of the ibuprofen. Indicator that you have to mention is it is a phenolphthalein indicator you have to use in this titration. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Now, main thing is what that you have to understand that how we have to find out the how we have to do the procedure for the analysis or for the assay of the ibuprofen. First, you have to do the standardization. Okay, and for the titration in this reaction, you have to use NaOH, and NaOH in this reaction is what 0.1 molar. So 0.1 molar पहले तो NaOH कैसे बनाएंगे? अगर हमें 1 molar NaOH बनाना है, तो what you have to do? You have to take 42 grams of the NaOH and dissolve it into 100 ml of the water. Then it will give rise to the 1 molar. और अगर आपको 0.1 molar NaOH बनाना है, तो what you have to do in the case of the 0.1 molar NaOH, you have to take 4.2 grams of the water. Fine. आपको पहले 4.2 बिकॉज अगर हमें 1 मोलार बनाना होता है तो हम 40 ग्राम्स या 42 ग्राम्स लेते हैं और उसको हम डिसॉल्व करते हैं अप टू 1000 ml. बट अगर हमें 0.1 बनाना है तो वी विल टेक 4.2 ग्राम्स या फिर 4 ग्राम्स of NaOH and we will dissolve it into up to 1000 ml. Then it will give rise to 0.1 molar. So what you have to do? You have to take 4.2 gram of NaOH. You have to dissolve it into the carbon dioxide free water. What do you mean by carbon dioxide free water? Carbon dioxide free water is a water that you get after boiling. जब आप पानी को गर्म करते हो तो उसके अंदर बॉयल होता है. बॉयल करने के बाद जो हम उसको कूल करते हैं उस वाटर को हम कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर बोलते हैं. So that water you have to take and then you have to make up the volume of that compound up to 1000 ml. Means normal सी बात है 4.2 grams of NaOH you have to take and it has to be dissolved up to 1000 ml of water. Then it will give rise to 0.1 molar NaOH. So by theoretically we will prepare 0.1 molar, but you have to do the standardization. Okay? So for the standardization, you have to do the titration of the NaOH, fine, and that we have already done. We have already done the standardization of the 0.1 molar NaOH with the help of the potassium hydrogen phthalate. Fine. तो पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट हमने लिया था, आपको क्लास में याद होगा हमने टाइट्रेशन किया था, बट वहाँ हमने 0.1 मोलार नहीं बनाया था, वहाँ हमने 1 मोलार बनाया था. दैट इज वन इज द सेम थिंग. जैसे हमने 0.1 मोलार बनाने के लिए NaOH का क्वांटिटी कम किया है, वैसे ही पोटेशियम थायराइड का भी कम करेंगे. अदरवाइज द होल प्रोसीजर विल बी सेम. फाइन. So what you have to do for the preparation and the standardization, first you have to do the preparation of 0.1 molar NaOH, then you have to do the standardization. Standardization procedure is completely same. So what for the standardization, what you have to do, you have to take 0.5 gram bright potassium phthalate, fine, in the conical flask. You have to dissolve it into the water. Then you have to add the indicator. Indicator is what? Phenolphthalein, fine. And in the burette, you have to fill 0.1 molar NaOH solution up to 0 mark, fine. And then you have to start the titration, fine. When the titration will start, you have to add the NaOH dropwise into the conical flask, and then the end point will come with the change of the color. यदि आपको पता है NaOH का भी जब आप टाइट्रेशन कर रहे हो पोटेशियम थायराइड से, दिस इज आल्सो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन. So phenolphthalein indicator you are using. तो color change क्या होगा? What will be the color change? Yes, color change will be from colorless to pink color. Fine. तो उस टाइम पे हमें ये रीडिंग आएंगी, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. फाइन. So these readings you will come. These are the readings for the 0.1 molar NaOH. Fine. Initial reading आपने ये किया भी है और आप लोगों की रीडिंग ऑलमोस्ट इसके इक्वल ही आएगी. फाइन. So same readings आएंगी जो आपने 1 molar NaOH के लिए किया था. फाइन. So 0,
ऐसे सब 3 रीडिंग्स लेंगे and then you will get the mean of the mean. Fine. So by doing this, you have done the standardization of the MAH. और standardization of MAH के लिए you have to calculate the molarity of. इस वॉल्यूम को कैलकुलेट करके हमें मोलारिटी निकालनी है. वो मोलारिटी क्यों निकाल रहे हैं? वो मोलारिटी हम इसलिए निकालते हैं just to confirm whatever the MAH that we have performed or to check the normality or the molarity of the compound whatever we have performed is it 0.1 molar or other than 0.1 molar. Means ये 0.1 molar बना है या फिर 0.01 molar बन गया है या 0.09 बन गया है या 1.1 बन गया है. सो उसके लिए आपको कैलकुलेशंस में क्या करना है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है मोलारिटी ऑफ MAH. यहाँ पे क्लियर नहीं है, आई विल सेंड यू द क्लियर पिक्चर. फाइन. सो इन दिस मोलारिटी ऑफ MAH को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है. वेट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन थाइलेट आपने 0.5 ग्राम लिया. ml ऑफ द MAH सॉल्यूशन यूज, वो आपका टोटल जो सॉल्यूशन है वो कितना यूज हुआ है आपको वो लिखना है यहाँ पे. अगर आप उन तीनों रीडिंग्स को ऐड करोगे तो ऑलमोस्ट 79 ml आएगा. फिर आपने ये लिखना है इसका फैक्टर. दिस इज अ फैक्टर दैट इज ऑलरेडी बीइंग गिवन इन द प्रैक्टिकल. तो कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो 0.3 आएगी. फाइन. तो ये जो 0.3 का वैल्यू है that you have to use in the calculation for the assay of the ibuprofen. Fine. So what you have to do now next, our step is to perform the assay of ibuprofen. The same MAH you have taken in the burette, the same MAH now you have to use for the standard for calculating the assay of the ibuprofen. So in the burette there will be only 0.1 molar MAH that we have already taken. Now next is what you have to be taken in the conical flask. Fine. So in the conical flask what you have to do or what you have to use, in the conical flask you will take 0.4 gram of ibuprofen. You will add it in, dissolve in the 100 ml of ethanol. Then you have to titrate it with 0.1 molar NaOH. And in the conical flask, you will add phenolphthalein indicator. Fine. Then the color will, and you have to start the titration. Okay, you have to add NaOH solution dropwise into the conical flask. Conical flask में क्या present है? 0.4 gram ibuprofen present है. And there is a presence of the ethanol. Means ibuprofen का solubility water में कम होता है, इसलिए हमने इसको soluble किसमें किया? ethanol में. हम ड्रग हमेशा उस चीज में अगर हमें किसी का परसेंटेज प्योरिटी निकालना है तो हम जो भी कंपाउंड लेते हैं उसको हम सॉल्युबल फॉर्म में लेते हैं. आपने जितनी बार भी टाइट्रेशन किया तो आपने हमेशा देखा है कि कॉनिकल फ्लास्क में जो भी सॉल्वेंट लेते हैं वो सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तो आइबुप्रोफेन का अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो इसके लिए हमने इथेनॉल इसलिए लिया बिकॉज आइबुप्रोफेन का इथेनॉल में सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छा है. तो वो जो टाइट्रेशन के लिए सॉल्वेंट कॉनिकल फ्लास्क में आ जाता है आइबुप्रोफेन प्लस इथेनॉल, उसके अंदर आपको क्या ऐड करना है? What you have to add the phenolphthalein और आपने टाइट्रेशन को स्टार्ट करना है. जब एंड पॉइंट आएगा एट दैट टाइम सॉल्ट फॉर्मेशन होगी और क्या सॉल्ट बनेगा? सोडियम सॉल्ट और phenolphthalein. और एंड पॉइंट क्या आएगा रिएक्शन का? दैट इज अ पिंक कलर. सो इन दिस वे यू हैव टू डू द टेक द रीडिंग्स precisely and you have to calculate the percentage purity of the MAH. Is it clear? Yes, ma'am. ठीक है. तो यहाँ पे आपको ये ऐसे ऑफ यूनिट रीडिंग दिख रहा होगा. ठीक है. इसमें देखो इन्होंने 6.7 ml के करीब इनका कभी 6.5 तो उन्होंने मीन यूनिट रीडिंग 6.5 आया. एक तो हमने ये रीडिंग ली है. अब एक हम लेते हैं ब्लैंक टाइट्रेशन ऐसे ऑफ आइबुप्रोफेन या मैक्सिमम जितनी भी हम ड्रग्स का ऐसे करते हैं उसमें हम ब्लैंक टाइट्रेशन करते हैं. ब्लैंक टाइट्रेशन जो हम करते हैं वो इसलिए करते हैं जस्ट टू मिनिमाइज द एरर. अब ब्लैंक का मतलब क्या होता है? ब्लैंक का मतलब होता है आपने सेम टाइट्रेशन करनी है, सेम टाइट्रेशन प्रोसीजर करना है, बट कॉनिकल फ्लास्क में आपने ड्रग नहीं लेना है. ब्लैंक का मतलब होता है कि आप जिस चीज के लिए एक बार आप ड्रग लेके टाइट्रेशन कर रहे हो और एक बार आप ब्लैंक कर रहे हो. ब्लैंक में आपने सेम यूनिट में NaOH डालना है, कॉनिकल फ्लास्क में इथेनॉल डालना है, इंडिकेटर डालना है, बट उसके अंदर आपने ड्रग नहीं डालना है. मींस ब्लैंक मतलब बिना ड्रग. तो उसमें कितनी रीडिंग आती है? उसमें हमारी 1.3 1.1 1.2 मींस ये कितना हो गया आपका मीन 1.2. हम जो कैलकुलेशन में वॉल्यूम यूज करते हैं वो हम क्या वॉल्यूम यूज करते हैं? दैट यू हैव टू यूज कि हमारा ये इन दोनों का जो गैप आता है उसका हम जो हमारा वैल्यू होता है उसको हम यूज करते हैं. तो मींस हमारा मीन यूनिट रीडिंग जो स्टैंडर्डाइजेशन का आया
टाइट्रेशन का आया, उसका हम डिफरेंस निकाल के यूज करते हैं. फाइन, इज इट क्लियर? यस. Yes, ma'am. ब्लैंक टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? ब्लैंक टाइट्रेशन का मतलब होता है कि आपको बिना एक बार सैंपल के साथ टाइट्रेशन करनी है और एक बार बिना सैंपल के टाइट्रेशन करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे 6.5 ml जो वैल्यू थी उसमें हमने कॉनिकल क्लास में आइसोब्यूटेन, इथेनॉल लिया था, फिनोक्सिलिन लिया था. बट ब्लैंक में हम कभी भी ड्रग नहीं लेते. ब्लैंक का मतलब जैसे प्लेसिबो होता है. प्लेसिबो जब हम सैंपल यूज करते हैं इसका मतलब होता है विदाउट ड्रग. जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं ना और हमें चेक करना हो कि किसका कितना इफेक्ट आ रहा है. फॉर एग्जांपल जब हम कोई ड्रग मार्केट में लाते हैं या हमें कोई इफेक्ट देखना है, मान लो हमने कॉफी फ्लेम का किसी को इफेक्ट देखना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक पेशेंट को सिर्फ पानी का इंजेक्शन देंगे जिसको इन्फ्लेमेशन हुआ है और दूसरे पेशेंट को हम क्या करते हैं, ड्रग का इंजेक्शन देते हैं, मींस कॉफी फ्लेम का इंजेक्शन. तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा आपको तब पता चलेगा. जी, प्लेसिबो मतलब जिसको हमने सिर्फ पानी दिया और जिसको हमने ड्रग दिया, उन दोनों में डिफरेंस. तो सेम ऐसे ही पहले हम एक टाइट्रेशन विद ड्रग करते हैं, दूसरा टाइट्रेशन विद ब्लैंक, और हम ब्लैंक करते हैं जिससे हमारी वैल्यू एक्यूरेट आती है, उसको हम आगे रीडिंग्स में यूज करते हैं. ब्लैंक मींस विदाउट ड्रग. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Right, now we have to do the calculation part. तो आपको ऊपर दिख रहा होगा फर्स्ट ब्यूरेट रीडिंग. इन दिस द ब्यूरेट रीडिंग मींस अच्छी अच्छी है. क्या पढ़ा है अरबी में? Burette reading is equal to mean burette reading of the standardization and mean burette reading of blank titration. यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है. एक्चुअली मीन ब्यूरेट रीडिंग जो आएगा हमारा स्टैंडर्डाइजेशन का वो 26 आएगा वहाँ पे जाके कान और बंद मीन रखा था. ब्यूरेट रीडिंग ब्लैंक टाइट्रेशन कान का बंद रखा हमारा था वहाँ कितना जाके. आया है, आई थिंक तो कैसे नहीं 5.2 मालूम? के करीब आया है, 12 आया है, जो भी है वो देखते हैं. ठीक है, और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट यू हैव हाँ? टू यूज. फाइन. सो उसके बाद तुम हमें क्यों गए थे इसकी कैलकुलेशन करनी है परसेंटेज प्यूरिटी की. ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं. नाउ यू कल हैव से टू नहीं जाओगे कैलकुलेट ना? द परसेंटेज प्यूरिटी. परसेंटेज प्यूरिटी के लिए दिस इज द फार्मूला फैक्टर इनटू V हाँ. into M into 100 लाई divided by W into L. इसमें जो फैक्टर है वो क्यों? ऑलरेडी आपको प्रैक्टिकल के क्या अंदर करूँ दिया नाश्ता? हुआ है. ठीक है, भूख the लग रही है value ना. is what जा 0.02603. जल्दी जा. V is खाना the लेकर volume. जा. वड़ा लेकर आ. बोल. What is this volume? That is the volume of animal solution consumed minus इससे blank कम नहीं titration बोलेंगे. जा. reading for the assay. That value you have to put it as a V. Then M is the calculated polarity जो हमने ऊपर find out की है ये. W is a weight. weight हमने 0.4 ग्राम लिया था और कैपिटल M is what known actual molarity. मींस एक्चुअल मोलैरिटी सैंपल का हमने क्या कंसीडर किया था, कितना सैंपल बनाया था हमने 0.1 मोलर. हाँ तो बेटा. दैट यू हैव टू यूज. ये पूरा वैल्यू आपको लिखना है. दैट विल गिव द परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ द कंपाउंड. सो दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज प्यूरिटी. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Fine. Next, in the result you have to write polarity of prepared NaOH जो भी आपका आया है 0.3. इसके बाद गिवन सैंपल ऑफ आइसोप्रोपेन दैट इज 92.83 जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया. नाउ नेक्स्ट इज द कंक्लूजन. आपको यही बताना है द एक्शन ऑफ आइसोप्रोपेन वाज परफॉर्म्ड. Next are the question. Write the use of ibuprofen. I already explained you ibuprofen is used as anti-inflammatory and analgesic. Describe the principle of chemical reaction. I already show you. जो chemical reaction आपको मैंने बताया है पीछे, ibuprofen का स्ट्रक्चर बना के plus NaOH, it will give you sodium salt that you have to write. And you have to also mention that it is a weak acid-based type of the titration or the neutralization titration in which you use the phenoxylin indicator. Calculate the factor for the assay of ibuprofen. Factor आपका practical में यहाँ पे दिया है. पहले रोटी नहीं चिकन बनाएगी आपको पेज पे दिखाया था. That factor you have to write. Next is define anti-inflammatory agents and give examples. Anti-inflammatory agents are those agents that may reduce the inflammation. ठीक है. एंटी-इंफ्लेमेटरी के आप नॉन स्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी में जितनी भी ड्रग है उन सबका एग्जांपल आप ले सकते हैं. इज इट क्लियर? 5 वड़ा ले. Yes. So अच्छा तुम दो खाएंगे? नहीं तुम तीन ही खा लो. तो कितना बचेंगे? वो मैं कितना खाऊंगा देखता हूँ. तू 5 वड़ा show लेकर you आ कि जा. क्या लिखना है आपको. ओ मामू ये देखो
आइबोब्रूफेन जो आपको मेंशन करना है, ठीक है, दिस इज द एसे वो पैसा और ये आपको प्रिंसिपल में राइट करना है। So you have to write this ठीक है, chemical दे रहा reaction ना is the एक principle of the calculating the assay of ibuprofen. So this reaction you have to write in the principle, and you have to also mention the type of the neutralization, alkyl titration, and weak acid and the strong base neutralization. You can write it as a alkyl titration also. You can also write it as a weak acid and strong base. 30 का देगा, Weak 10 acid रुपये strong बचेगा, base titration is 10 का पाव ले also लेना। called as the alkylimetry because in this acid you are using weak and the base that you are using that is strong. That's why this is the alkylimetry. Or alkylimetry is also a type of the neutralization titration. Is it clear? जाओ जल्दी आओ, और गाड़ी आती साइड साइड से Right. जाना। हाँ, So it's all कहाँ से लाओगे? about the हाँ, calculation गाड़ी on the रोड पे assay of चलती the नहीं। ibuprofen. Fine. So now the next practical is what? That is the calculation of the खान साहब के वहाँ से ले। it's also practical. अरे कैसा हाथ करता तू, कैसा किया? मेरा तो नहीं हो रहा। और अभी कौन सा I think practical number 10 now you have to open. मेरा तो नहीं हो रहा। That is the assay of sodium chloride. ऐसा किया Assay of sodium chloride. बोला आप लोगों ने प्रैक्टिकल नंबर 12 है, that is on the page number 60. Yes ma'am. Okay. अब प्रैक्टिकल को समझ लो, इसमें मैं वीडियोस और इसका कैलकुलेशन पार्ट में आपको भेजती होगी थोड़ी देर में, ठीक है? पानी में। हाँ, पीने के लिए। हाँ, और किसके लिए? पीने के लिए ना। पीने के लिए। हाँ, जबान से पकड़, लेटे लेटे मुंह से पकड़, पकड़ चल। बस। Okay. Are you able to see the screen? Yeah, ma'am. अगर मीटिंग एंड होता है तो you have to rejoin. Okay. Now next is the assay of sodium chloride. Assay of sodium chloride का complete theoretical procedure हम लोग इसका प्रिंसिपल सब कुछ completely study कर चुके हैं किसके अंदर, थ्योरी के अंदर, ठीक है? मैंने आपको गोलार्ड्स मेथड पढ़ाया था थ्योरी में. The same procedure or the same method you have to use in doing the practical for the assay of the sodium chloride, ठीक है? Principle or the practical significance is same, that is you have to ensure the quality of the product, or you have to ensure that the whatever the product that you are using that is the highest purity, or you have to check the percentage purity of the compound. You have to perform the assay of the sodium chloride. Fine. So in the case of the assay of the sodium chloride, first you have to understand what is the principle behind the assay of the sodium chloride. So principle behind the assay of the sodium chloride is the Pollard's method. Right. Pollard's method is the main method, or you have to also learn the name of the method कि आप कौन से method से आपने ये ऐसे किया है. Basically जो सोडियम क्लोराइड का डिटर्मिनेशन है वो कौन सी टाइट्रेशन पे बेस्ड होता है, वो
अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन पे बेस्ड होता है, जिसको आप प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन भी बोलते हो, जिसमें हम सिल्वर आयंस को यूज करते हैं विद द थायोसाइनेट, ठीक है। इन द केस ऑफ द एस्से ऑफ सोडियम क्लोराइड, this assay is basically based on argentometric और the precipitation titration, जो आपको पेज नंबर 60 की लास्ट लाइन में मिलेगा, फाइन, that this assay is based on argentometric or the precipitation titration. There you can see, fine. This is the reaction which is based on argentometric or precipitation type of the titration, in which in this titration argento का meaning, whenever there is a use of the word argento, it means that you are using the silver nitrate, fine. So in the argentometric titration you have to react the silver ions with the thiocyanate ions, fine. So reaction of the silver ions with the thiocyanate ion. Okay. Now modified Pollard method, but हम practical में जो use करेंगे, that will not be the completely argentometric titration, that will be the modified method, और उस method को हम बोलते हैं modified Pollard method. Which method is being used? That is the modified Pollard method. It is a type of the back titration. Back titration क्या होती है? Back titration is a type of the titration in which you have to use the solvent in the excess of the amount. आप excess में इसमें सिल्वर नाइट्रेट का यूज करोगे, ठीक है, दैट इज योर बैक टाइट्रेशन, मतलब जो आपने सॉल्वेंट ले रहे हो, ठीक है, वो आप एक्सेस में लेते हो इसके अंदर, तो उसको आप दो बार टाइट्रेट करते हो, एक बार पहले सीधा टाइट्रेट करते हो, फिर आप उसको अपोजिट तरीके से टाइट्रेट करते हो, तो उसलिए हम उसको बैक टाइट्रेशन बोलते हैं। जब हम ये प्रैक्टिकल अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो समझेगा, फाइन। सो बेसिकली दिस इज द अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन और द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन. Secondly, this is the whatever the procedure that we are following, that is the modified Pollard method, and in this method you have to use the back titration method, in which excess silver nitrate is used with the chloride ion containing compounds such as silver chloride in the presence of nitrobenzene or dibutyl phthalate. Means in this reaction silver nitrate is being used in excess, it is going to react with the sodium chloride, which will form, जितना सोडियम क्लोराइड होगा, मतलब जितने क्लोराइड आयन होंगे, इसमें वो लाना तो आपके लोटे में सिल्वर से रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बना लेंगे, प्रेसिपिटेट तुमसे बना गिर जाएगा लेंगे, ना, लोटे में लो NaNO3 बन जाएगा आराम से। जैसे ये NaCl है, यहाँ पे ये Na ब्रेक होगा, ये Ag ब्रेक होगा, ये Ag और ये Cl कंबाइन होके सिल्वर क्लोराइड बनाएंगे, ये Na और NO3 कंबाइन करके NaNO3 बनाएंगे, और जो अनरिएक्टेड सिल्वर नाइट्रेट किस कर लिया सबने ज्वाइन। तो ये जो रिएक्शन है वो बेसिकली 3 स्टेप्स में होती है, मतलब अगर आपको ऐसे करना है सोडियम क्लोराइड का तो आप 3 स्टेप्स में करोगे। पहला स्टेप क्या है, आप सिल्वर नाइट्रेट बनाओगे, फाइन। सिल्वर नाइट्रेट जो भी आपने यूज करना है 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट बनाओगे, आप इसका टाइट्रेशन, इसको आप यूरेट में फिल करोगे और NaCl के साथ इसका टाइट्रेशन करोगे, फाइन, और इसको आप एक्सेस में यूज करोगे। एक्सेस में लोगे आप इसको, जितना यूजेबल होगा NaCl के साथ रिएक्ट हो जाएगा, जो रिमेनिंग होगा वो AgNO3 दिया जाएगा। अब इस रिमेनिंग AgNO3 को आपने रिएक्ट करना है अमोनियम थायोसाइनाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, फिर AgHCl और NH4NO3 बनेगा। अब जो ये अमोनियम थायोसाइनेट है, एंड में आपने इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, फेरिक आयंस के साथ, जो आपके इंडिकेटर की तरह यूज होते हैं, ठीक है, इस रिएक्शन के दौरान, और ये क्या बनेगा, फेरिक थायोसाइनेट। और फेरिक थायोसाइनेट का जो कलर होता है दैट इज द रेड ब्राउन कलर व्हिच विल गिव यू द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन, फाइन। सो बेसिकली what is the principle behind this method? Modified Pollard method is a type of back titration. In this you use the silver nitrate in excess amount, ठीक है, whatever the used silver nitrate is being present, that is being reacted with the chloride ion,
ठीक है, as a sodium chloride in the presence of this reaction will takes place in the presence of nitrobenzene or dibutyl phenate. Now next step is what? The remaining silver nitrate, जो excess silver nitrate है, now it is titrating against the ammonium thiocyanate, that is NH4HCl, in the presence of nitric acid and the ferric alum. ठीक है, अब ये रिएक्शन जो होती है वो दो चीजों की प्रेजेंस में होती है, तो नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में और एक फेरिक एलम. ये जो फेरिक एलम होता है इट बेसिकली एक्ट एज एन इंडिकेटर इन दिस रिएक्शन. तो रिएक्शन में होता क्या है, AgNO3 रिएक्ट करता है अमोनियम थायोसाइनेट से, इट विल गिव राइज टू सिल्वर थायोसाइनाइड, ठीक है, एंड अमोनियम नाइट्रेट. This is considered as the ammonium nitrate, right? Then this is going to be formed. The end point of the reaction will come, and the end point of the reaction is the formation of this complex. That is the ferric thiocyanate, which gives rise to the red-brown color. This is the end point. कैसे पता चलता है? बिकॉज हम इसमें फेरिक एलम ऐड करते हैं इंडिकेटर की फॉर्म में. ये फेरिक एलम इस अमोनियम थायोसाइनेट से रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स जब एंड में बनाता है तो देयर इज अ एंड में बनता ये है, बट एंड पॉइंट इसके कारण आता है बिकॉज इंडिकेटर फेरिक आयंस है. तो ये हमारा इंडिकेटर का प्रोसेस है और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन के अंदर. यहाँ पे लिखा भी है अमोनियम थायोसाइनेट इज एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर टिल द रेडिश येलो कलर इज प्रोड्यूस्ड. रेडिश येलो कलर जब प्रोड्यूस होता है उसमें अमोनियम थायोसाइनेट रिएक्ट करता है फेरिक एलम के साथ और फेरिक थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और एंड पॉइंट जो है वो हमारा रिएक्शन का क्या कलर आता है, रेडिश ब्राउन कलर. अब इस रिएक्शन के अंदर हमने दो चीजें की. एक बार हमने इस स्टेप में हमने नाइट्रोबेंजीन ऐड किया और इस स्टेप में हमने नाइट्रिक एसिड. अब नाइट्रोबेंजीन को ऐड हमने इस स्टेप में क्यों किया था? इज एक्चुअली टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिंग लेयर ऑन द सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट. Silver chloride is not removed or coagulated. It reacts slowly with ammonium thiocyanate. Means हम इसके अंदर जो सिल्वर डालते हैं क्या, नाइट्रोबेंजीन, वो इस AgNO3 को प्रोटेक्ट करने के लिए डालते हैं. फाइन, you have to protect the NaCl. NaCl की प्रोटेक्शन, NaCl के बाद ये कवरिंग और लेयर बना लेता है, ठीक है, अराउंड द NaCl, उसको प्रेसिपिटेट नहीं होने देता है, जिसके कारण हमारा जो रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा कंप्लीट होता है और किसी तरह की कोई प्रेसिपिटेट से हिंड्रेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन. इसलिए हम इसके अंदर क्या ऐड करते हैं, दैट यू हैव टू ऐड द नाइट्रोबेंजीन. उसके बाद नाइट्रिक एसिड. अब हम इस रिएक्शन के अंदर हमने नाइट्रिक एसिड ऐड किया. नाइट्रिक एसिड क्यों ऐड करते हैं? यू हैव टू ऐड द नाइट्रिक एसिड just to stop the hydrolysis. ये जो फेरिक आयन हम डालते हैं इंडिकेटर की फॉर्म में, फेरिक एलम, ये बहुत जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाता है. इसकी हाइड्रोलिसिस को स्टॉप करने के लिए you have to add the nitric acid. Nitric acid will stop the hydrolysis of the ferric alum. Fine. So इस तरीके से हमने ये टाइट्रेशन को करना होता है. Next, say the Mollard method of required quantity of silver nitrate is added. When in modified Mollard method, excess silver nitrate is added. अगर आपसे कोई ये पूछे कि नॉर्मल Mollard मेथड में और मॉडिफाइड Mollard मेथड में क्या डिफरेंस है, तो नॉर्मल Mollard मेथड में हम एक्सेस क्वांटिटी यूज नहीं करते, हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी सिल्वर नाइट्रेट की यूज करते हैं. बट मॉडिफाइड Mollard मेथड में यू हैव टू यूज द एक्सेस क्वांटिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम क्लोराइड. और फिर अनरिएक्टेड सिल्वर नाइट्रेट को हम बैक टाइट्रेट करते हैं किसके साथ, अमोनियम थायोसाइनेट के साथ. इज इट क्लियर? यस मैम. Yes, ma'am. ओके. उसके बाद अब हमें करना क्या है, ऐसे करना है तो हमें ये चेक करना है कि प्योरिटी कितनी है. फॉर एग्जांपल आपको सोडियम क्लोराइड दिया जाता है और बोला जाता है कि सोडियम क्लोराइड में कितनी प्योरिटी है, तो अगर वो 99% या 100.5% बोल रहे हैं तो हमें कैलकुलेट करके देखना है कि इतनी प्योरिटी है भी क्या नहीं. ये इसकी फैक्टर कैलकुलेशन दिया है, पोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ 0.1. अभी हमने इसमें 3 बार टाइट्रेशन करनी होगी, 3 बार. एक बार सिल्वर नाइट्रेट को यूज बनाएंगे हम 0.1 मोलर, उसका सैनिटाइजेशन करेंगे. फिर हम एक बार अमोनियम
अमोनियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। और एक बार हमारा जो थर्ड रहेगा दैट विल बी व्हाट, दैट इज फिर से हमें उसका रिएक्शन करना होता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो यहाँ पे ये सब फैक्टर कैलकुलेशन दिए हैं, तो ये आप लोग चेक कर लीजिएगा कि अगर हम 76.12 ग्राम अमोनियम थायोसाइनेट लेते हैं तो वो 1 मोलार सॉल्यूशन बनाता है। अगर हमें 0.1 मोलार बनाना है तो हम कितना लेंगे, 7.612 लेंगे। अगर आप उसको 1000 ml में डिसॉल्व कर दोगे तो 0.1 मोलार बन जाएगा। अगर हमें 0.1 मोलार AgNO3 बनाना है तो पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 मोलार कैसे बनेगा। 1 मोलार का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ml, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 क्या होंगे उसका मॉलिक्यूलर वेट। मींस अगर आप 170 ग्राम ऑफ AgNO3 को 1000 ml में डिसॉल्व करते हो तो इट विल गिव राइज टू 1 मोलार। हमें 0.1 मोलार बनाना है तो क्या करेंगे, 17 ग्राम्स को 1000 ml में डिसॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट जो है हमारा फैक्टर है फॉर द सैनिटाइजेशन ऑफ 0.1 मोलार NaOH सॉरी सिल्वर नाइट्रेट। अब हमने जो सैनिटाइजेशन करनी है सिल्वर नाइट्रेट की, उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना है। तो सैनिटाइजेशन में हम NaCl यूज करते हैं, तो हमें ये देखना है कि 1 ml 0.1 मोलार AgNO3 कितने NaCl के इक्विवेलेंट है। यहाँ पे ये कैलकुलेट करके उन्होंने लिखा है दैट इज 1 ml of 0.1 मोलार AgNO3 is equal to 0.005845 grams of NaCl। फाइन, ये भी फैक्टर आपको लर्न करना है और ये भी लर्न करना है। फाइन, उसके बाद नाउ वी विल कम टू द प्रोसीजर। सबसे पहले आपने प्रिपरेशन करनी है 0.1 मोलर NaOH की, ठीक है। 0.1 मोलर NaOH कैसे बनाना है, 17 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट लो, 250 ml में डिसॉल्व करो। उसके बाद आप इसका वॉल्यूम 1000 ml तक कर दो, ये आपका 0.1 मोलर NaOH बन जाएगा। फाइन, अब आपने इसका सैनिटाइजेशन करना है। 0.1 मोलर हमने सॉरी सिल्वर नाइट्रेट बना तो दिया, बट हमें चेक करना है वो बना है कि नहीं, इसके लिए हम उसका सैनिटाइजेशन करेंगे। अब सैनिटाइजेशन आपको किसके साथ करना है, इसका आपको सैनिटाइजेशन करना है NaCl के साथ। उसके लिए आपने कॉनिकल फ्लास्क में 0.1 ग्राम NaCl लेना है, वाटर डालना है, फिर उसमें आपने एसिटिक एसिड डालना है, मीथेनॉल डालना है, इओसिन सॉल्यूशन डालना है और स्टिर करना है सॉल्यूशन को। तो आपने टाइट्रेट करना है उसको अगेंस्ट 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। फाइन, सो आपका और तब तक आपको टाइट्रेशन करनी है जब तक आपको पिंक कलर नहीं आता था। जैसे ही पिंक कलर आएगा इट विल गिव राइज टू द क्या कहते हैं एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन। तो इसके लिए पहले हम इसका कैलकुलेशन समझ लेते हैं क्या है। एक मिनट, यस, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है पहले सैनिटाइजेशन ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉरी 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट। तो आपने ये रीडिंग्स लेनी है, सिल्वर नाइट्रेट को आप ब्यूटेट में रखोगे और सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को आप कॉनिकल फ्लास्क में और फिर नॉक्सिल इंडिकेटर डालोगे, लाइट पिंक कलर आएगा और ये आपको रीडिंग्स आएगी। एक बार आपने सिल्वर नाइट्रेट के साथ करना है NaCl कॉनिकल फ्लास्क में लेके, और दूसरी बार ब्लैंक टाइट्रेशन करनी है। मतलब दूसरी बार जब आप कॉनिकल फ्लास्क लोगे तो उसमें सिर्फ पानी लेना है, इंडिकेटर लेना है, आपने NaCl नहीं लेना है। समझ में आया? एक बार आप नॉर्मल टाइट्रेशन करोगे और एक बार आप ब्लैंक टाइट्रेशन करोगे और फिर दोनों का डिफरेंस निकालोगे। 9 का डिफरेंस एंड 1 का डिफरेंस, 9 minus 1 is equal to 8 है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ऐसे ही सेम हम क्या खत्म हो जाएगा करेंगे, फिर अभी भाई। सैनिटाइजेशन करेंगे 0.1 मोलर अमोनियम थायोसाइनेट। पहले हम 0.1 मोलर अमोनियम थायोसाइनेट बनाएंगे, उसका हम टाइट्रेशन करेंगे, ठीक है। उसका टाइट्रेशन हम पहले एक बार नॉर्मल करेंगे और दूसरी बार हम ब्लैंक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे एक बार इन्होंने नॉर्मल टाइट्रेशन किया है और दूसरी बार हमें क्या किया है, ब्लैंक टाइट्रेशन किया है, ओके। और फिर ब्लैंक टाइट्रेशन का जो डिफरेंस होता है वो हम निकालते हैं। जैसे यहाँ 86 minus 1 is equal to 85। फाइन, तो इस तरीके से आपको ये टाइट्रेशन करना है, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, अभी हमें ये जब हमने दोनों रीडिंग्स ले लिए तो अभी हमें ऐसे करना है। तो ऐसे के लिए भी आपको सेम ही काम करना है। ऐसे के लिए भी आप क्या करोगे, यहाँ मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ। खत्म। देखो यहाँ पे लिखा है एस्टे ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसके लिए आपने सैंपल लेना है 0.1 ग्राम NaCl का, इसके अंदर स्टॉपर्ड फ्लास्क के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें एक्सेस ऑफ क्या डालना है, एड इन एक्सेस अबाउट
50 ml of 0.1 molar सिल्वर नाइट्रेट आपने ऐड करना है। फिर इसमें आपने 5 ml of 2 molar नाइट्रिक एसिड, फिर डाइब्यूटाइल थैलेट या फिर 2.5 ml नाइट्रोबेंजीन शेक करना है। फिर आपने इसको टाइट्रेट करना है विद द मिक्सचर अगेंस्ट 0.1 मोलर अमोनियम थायोसाइनेट। पहले आपने टाइट्रेशन NaCl की जब सैनिटाइजेशन किया था तब आपने टाइट्रेशन किसके साथ किया था? NaCl का AgNO3 के साथ। अभी आप क्या कर रहे हो? एसिड ऑफ सोडियम क्लोराइड में आपने सैंपल लिया NaCl का, उसके अंदर आप AgNO3 ऐड करोगे और यूरेट के अंदर यू हैव टू टेक द अमोनियम थायोसाइनेट, ठीक है? और आप टाइट्रेशन करोगे, इसके अंदर आपको रेडिश येलो कलर अपीयर होता है, फाइन। और इसके अंदर आपको इंडिकेटर का यूज करना है पैरिकैटम। तो हमने बेसिकली 3 टाइट्रेशन ली। पहली टाइट्रेशन सिल्वर नाइट्रेट की NaCl के साथ, फिर अमोनियम थायोसाइनेट की हमने। अमोनियम थायोसाइनेट की सैनिटाइजेशन करके हमने NaCl के साथ इसकी तीसरी टाइट्रेशन की। तो इस तरीके से आपने इसका टाइट्रेशन करना है। फिर आप मोलारिटी कैलकुलेट करोगे सिल्वर नाइट्रेट का, मोलारिटी कैलकुलेट करोगे थायोसाइनेट का, जो रीडिंग आपको मिलेगी इस तरीके से जैसे पहले कैलकुलेशन किया है ऐसे आपको परसेंटेज प्यूरिटी निकालना है। समझ में आ गया? तो ये सेम वैल्यूज है जो आपको नीचे मिलेंगी और आपको कैलकुलेशन करना है। ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. इसका रीडिंग जो है मैं आपको क्लियरली खुद से लिख के मैं आपको भेजूंगी, तो फिर आप लोगों ये रीडिंग अपना नोट कीजिएगा। बट आपको इसके प्रिंसिपल वगैरह पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रिंसिपल क्या है सोडियम क्लोराइड की टाइट्रेशन का, तो आपने लिखना है कि आपको बुलार्ड मेथड, मॉडिफाइड बुलार्ड मेथड यूज करना है। बैक टाइट्रेशन क्या होती है? बैक टाइट्रेशन वो टाइट्रेशन होती है जिसमें यू हैव टू यूज द सॉल्वेंट इन द एक्सेस। ओके, तो इस तरीके से आपको ये टाइट्रेशन का पूरा प्रोसीजर करना है। नेक्स्ट इसके अंदर जो लिखा है प्रैक्टिकल का, एक मिनट, मैं अच्छे से लिख के भेजूंगी, देन आप लिखो हाँ करके, वहीं से कैलकुलेशन कट पार्ट हो में गया। लिख के भेजूंगी। उसके बाद जो हाँ, वहीं क्वेश्चन से है कट हो वो गया। समझ लीजिए। हाँ, जो क्वेश्चंस है यू जस्ट बेटा just want to discuss it। एक्चुअली मैं बोल रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कि डिस्कनेक्ट हुआ। ओके, तो इसमें देखो क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बैक टाइट्रेशन, ठीक है? तो आपको इसमें बैक टाइट्रेशन का डेफिनेशन देना है कि बैक टाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ द टाइट्रेशन इन व्हिच यू विल यूज द सॉल्वेंट इन द एक्सेस ऑफ द अमाउंट। आप टाइट्रेंट को इसमें बहुत ज्यादा एक्सेस में यूज करते हो। फॉर एग्जांपल in the case of the assay of sodium chloride, you have to use the silver nitrate in excess. So that is the example of the back titration. Next question is प्रिंसिपल आपको ये पूरा का पूरा जो केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताया है पीछे पेज नंबर 61 पे, ये पूरा आपको केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन करना है। इनको ये पूरा केमिकल रिएक्शन लिखना है और आपको लिखना है इसमें कि दिस इज अ मॉडिफाइड बुलार्ड मेथड। नेक्स्ट है अदर मेथड्स कौन से हैं परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड को कैलकुलेट करने के। एक तो नॉर्मल हमारा अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन है, दूसरा हमारा नॉर्मल बुलार्ड मेथड है। मॉडिफाइड के अलावा ये दूसरा मेथड है हमारा। डिफरेंस क्या है बुलार्ड में और मॉडिफाइड बुलार्ड में? बुलार्ड मेथड में यू यूज द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ द NaCl, और जो मॉडिफाइड बुलार्ड मेथड है उसमें आप क्या यूज करते हो? excess quantity of NaCl, sorry excess quantity of silver nitrate। is it clear? और नॉर्मल बुलार्ड मेथड में आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी यूज नहीं करते इसकी सिल्वर नाइट्रेट की, बट
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि why you have to use the nitrobenzene in this experiment. नाइट्रोबेंजीन को यूज करने का एक्सपेरिमेंट में एक ही पर्पस है कि वो सिल्वर क्लोराइड आयंस के सराउंड में एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। ठीक है, ये आपको पेज नंबर जहाँ प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे उन्होंने इटालियन लेटर्स में लिखा है, तो वो सेम आपको नोट करके उसका आंसर लिखना है। फाइन, सो it's all about the practical part of this essay of sodium chloride. Fine. So बाकी फिर भी कुछ रहेगा then we will discuss in the class only. इसकी जो वीडियोस है और इसके जो कैलकुलेशन पार्ट है वो मैं आपको लिख के अच्छे से वो मैं आपको भेजती हूँ आज शाम तक या फिर कल मॉर्निंग तक। ठीक है, then you have to complete. Okay. Fine. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, I'm just going to now take the screenshot of all of you, then you can leave the class. Just wait. हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम मैंने ना ग्रुप पे एक मुझे अभी एमएसबीटी के वेबसाइट पे सैंपल क्वेश्चन पेपर मिला, आप देखिए ना जरा। कहाँ भेजा है आपने? फार्मा केम के ग्रुप। ओके ठीक है, मैं देखती हूँ। हाँ ठीक है ना। देखिए सब हमने किया है ना। देखो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, मैं शेयर करती हूँ अभी आप लोगों के साथ। एक सेकंड। मैम यही फॉर्मेट में पेपर होगा क्या हमारा? दिया है तो इसी फॉर्मेट में ही आएगा शायद। देखो इम्प्योरिटी क्या होती है, डिफरेंट सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज। उसके बाद इन्होंने एक्सप्लेन किया है ब्रीफ अकाउंट एसिड बेस रिडॉक्स टाइट्रेशन यूज पूछा है, फेरस सल्फेट का, ऑक्सीजन का डेफिनेशन पूछी है, सेडेटिव हिप्नोटिक्स की क्लासिफिकेशन पूछा है, एग्जांपल हर एक क्लास का। फिर इमिप्रामाइन का स्ट्रक्चर पूछा है, केमिकल नेम, थेराप्यूटिक यूज, फार्मूला। ठीक है, उसके बाद सेम ऐसे प्रोप्रेनोलोल का पूछा है उन्हें, यूज फॉर्मुलेशन, ब्रांड नेम, आइबुप्रोफेन, क्लोरोक्विन। 10 क्वेश्चन नीचे दिया है, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट्स पूछा है, जनरल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक में क्या डिफरेंस है, केमिकल स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, स्टोरेज, सिस्प्लैटिन जो कि एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग है। फिर उसके बाद क्लासिफाई एंटीबायोटिक्स एग्जांपल्स के साथ, स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, आइसोनियाजिन, ऑफ्लॉक्सासिन, नॉन स्टेरॉइड। इसी तरीके से आपका पेपर आएगा और आई थिंक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमने नहीं किया है इसमें। ठीक है, नीचे के भी जो क्वेश्चंस हैं वो सब इजी है एकदम, और फिर भी कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये देखो, ये मल्टीपल चॉइस भी आ सकता है, ये वन वर्ड आंसर। देखो इन्होंने लिखा है फॉलोइंग में also include in the question number 3, fill in the blanks, one word answer, one sentence। मतलब they can ask MCQ, they can ask fill in the blanks, ठीक है, they can ask one word answer, they can also ask one sentence, means they can ask you give the example, give an example of diuretic, or they can ask what is it, what do you mean by diuretic, ठीक है, or they can ask furosemide is an example of fill in the blanks। So question can be asked in any way, it can be asked in the form of MCQ, one word answer, or one sentence answer। So this type of questions are going to be asked in the exam, or I think the exam pattern will be like this only। Okay, this is the pattern of your exam। Okay, so जो first question रहेगा जो आपका लेंथी क्वेश्चन जिनको आप बोलते हो, ठीक है, आपको इसमें से 6 क्वेश्चंस करने हैं, ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 5 मार्क्स। नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं, ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 मार्क्स। फाइन, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो शॉर्ट आंसर्स हैं, आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे, वो वन वर्ड आ सकता है, वो डेफिनेशन आ सकती है, वो किसी भी तरीके। दिस ऑल विल कंप्लीट आई थिंक 80 मार्क्स। ठीक है, ऊपर 30 देन 30 एंड देन 20। सो आई थिंक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर्स आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम। अगर उन्होंने ऐसा पेपर पैटर्न दिया है तो ऐसे ही आएगा। ओके, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ना, एक आधा कोई एक्स्ट्रा इंक्रीज हो सकता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में या फिर क्वेश्चन नंबर 1 में, अदरवाइज तो सेम पैटर्न ही रहने वाला है। ओके,
तो अगर उन्होंने दिया है ये पूरा का पूरा डिप्लोमा इन फार्मेसी के को पूरा उन्होंने पेपर पैटर्न दिया है सैंपल, तो इन द सेम वे you have to you are going to get the question paper for your final exam. Okay, Yes. okay, thanks actually आपने शेयर किया तो, पर आई थिंक ऐसा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है इन्होंने जो पूछा है जो हमने क्लास में नहीं किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है, ये चीजें हमने सबने डिस्कस की हैं। which natural plant products, question number 4 देखो आप, which natural plant products having anti cancer properties, vincristine vinplastin both A and B, तो कौन सा है ये, vincristine और vinplastin दोनों में होती है ये, ठीक है। organic chemistry is the chemistry of what, carbon compounds, compounds with any element, compounds with hetero or compounds और compound with hydroxyl group, क्या आएगा इसका आंसर? Yes. Means heteroatoms. क्यों हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं आएगा? मैम बी आएगा ना, कंपाउंड विद एनी एलिमेंट्स। कंपाउंड विद एनी एलिमेंट्स में क्या आता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन कंपाउंड्स है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री होती है व्हिच यू स्टडी अबाउट द कार्बन एंड अबाउट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जहां भी प्रेजेंट होता है देयर यू हैव टू स्टडी द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा इन्होंने अटपटा सा ही दिया है क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक इसका आंसर जो है वो कार्बन कंपाउंड्स आना चाहिए। नेक्स्ट जो है सफिक्स यूज्ड फॉर एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड के लिए क्या सफिक्स यूज करते हो आप? ओल, अल या ओइक एसिड, ओएच, एल। फाइन, एलाइल ग्रुप कौन सा है इसमें? नेम द एलाइल ग्रुप, नेम द ग्रुप, कौन सा ग्रुप है ये? CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज द विनाइल ग्रुप। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH इज द विनाइल ग्रुप। अभी ये प्रेफरेंस नंबरिंग पूछा इन्होंने, देखो हेटेरो एटम्स में हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर तीनों हेटेरो एटम एक रिंग में दिए हैं तो हमें नंबरिंग कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे स्टार्ट करते थे हम, बताओ। भाई कुछ याद कर लो आप लोग, नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए उनको आप सब अच्छे से पढ़ो, अगर कुछ किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो, पहले तो सिलेबस करो तभी समझ में आएगा कि क्वेश्चन आंसर्स क्या है। और ये रूल मैंने आपको बहुत बार बताया है, रूल को पढ़ो, ये क्वेश्चन आएगा कि पहले आपको नाइट्रोजन को देना है, सल्फर को देना है, ऑक्सीजन को देना है, या ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर देना है, या सल्फर नाइट्रोजन ऑक्सीजन देना, दैट यू हैव टू रीड इट इनटू द हेटेरोसाइक्लिक चैप्टर। ओके, बाकी सब क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लो तो फिर भी कुछ रहेगा। बहुत ही इजी सा पेपर है, आई थिंक द पेपर पैटर्न विल बी लाइक दिस ओनली, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो समझ जाओ कि भी आपको कैसा पेपर आने वाला है। ओके।